नमस्कार, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग में विशेष करके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के लिए है वो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इस वैकेंसी के लिए क्या आयु होगी, क्या आपकी योग्यता रहने वाली होगी, कौन आवेदन कर सकेगा, कौन नहीं कर सकेगा, कब तक आपकी जो योग्यता है, एज लिमिटेशन है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। और इसके साथ में इसका सिलेबस है, परीक्षा की स्कीम है, परीक्षा कब तक क्या आयोजित होगी, वो तमाम जानकारी हम वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि इसमें 18 साल प्लस आयु वर्ग जो 1 जनवरी 2025 से 18 साल की आयु पूर्ण कर लेगा, तो वो अभ्यर्थी भी इसमें है वो परीक्षा में है वो बैठ पाएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और आरएएस स्टैंडर्ड की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार है और सिलेबस भी बहुत ही अच्छा है इसका। तो देखिए इसका जो नाम है, वो आपका कौन से डिपार्टमेंट की है, तो मूल्यांकन विभाग इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। और वैकेंसी का जो नाम है, वो रिसर्च असिस्टेंट है, यानी कि अनुसंधान सहायक के नाम से ये आपकी है वो भर्ती है। टोटल रिक्त पदों की बात करें तो 36 इसमें टोटल आपकी पोस्ट है वो दी हुई है। और इस प्रकार की अधिकारी लेवल की वैकेंसीज़ में आप ज़्यादा पोस्ट की उम्मीद ना करें, इतनी ही पोस्ट रहने वाली है 20-25 जहाँ अधिकतम आपकी 30 पोस्ट, ठीक है? अगर बात करें ओपन कैटेगरी के लिए सभी वर्गों के लिए जो ओपन पोस्ट है वो 10 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी और बाकी वाले भी कैटेगरी अगर जनरल से कम्पीट करते हैं तो ये सीटें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। एससी के लिए रिजर्व्ड जो है वो आपका जनरल की 1 है, जनरल वुमेन में आपकी विशेष रूप से 1 है, एसटी में। ये एससी की, एसटी में 2 हैं, ओबीसी में 2, एमबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 3। इस प्रकार से आपका ये वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली जो रिज़र्वेशन है, वो आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ पर एससी या एसटी में केवल 1-1 सीटें हैं, तो वो केवल 1 सीट पर ही आपके सिमट कर के रह जाएँगे, ये नहीं है। इतन ये जो रिज़र्व्ड है, इन पर तो इन एसटी, एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी है वो होंगे ही। इसके अलावा वो सारे अभ्यर्थी इस जनरल कैटेगरी से भी अगर अच्छे मार्क्स के साथ में सिलेक्शन प्राप्त करते हैं, तो जनरल कैटेगरी की 10 सीटों पर भी उन सारों अभ्यर्थियों का वो अधिकार है। ठीक बात है। अगर बात करते हैं इसकी जो क्वालिफ़िकेशन इत्यादि है, वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता में आपकी क्या रखी गई है, एट लीस्ट सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि आपकी पीजी होनी चाहिए आपकी किसमें सेकंड क्लास, यानी कि कम से कम सेकंड जो डिवीज़न है इसके साथ में आपकी एमए होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए? तो अगर बात करें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट की है, एमए की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये अगर आपके पास में नहीं है, तो लोक प्रशासन में आपने एमए की है, तो भी एलिजिबल है। सोशियोलॉजी के साथ में एमए की है, तो भी एलिजिबल है। अगर आपने मैथ्स के साथ में या कॉमर्स के साथ में एमए की है या स्टैटिस्टिक्स के साथ में एमए की है, तो भी आप है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? मैथ्स के साथ में एमए मतलब एमएससी मैथ्स, ठीक बात है? और कम से कम सेकंड क्लास में आप होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने थर्ड ग्रेड के जो थर्ड डिवीज़न के साथ में आपने एमए की है, तो आप एलिजिबल हो जाएँगे। थर्ड डिवीज़न वाले एलिजिबल है, वो नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो कितना आपका जो मेनली तो आपको देखना है कि कौन-सी आपकी क्लास है, किस क्लास के साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है और जो अभी कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी आप इसके लिए एलिजिबल है वो हो सकते हैं। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम से पहले तक आपकी जो डिग्री है, उसका रिज़ल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए, यानी कंप्लीट है वो हो जानी चाहिए। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें एक बात और है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जिनके बीए में कुछ आपके अदर सब्जेक्ट है वो रहे होते हैं, यानी कि आपने स्नातक जो की है वो किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ में और जब आप पीजी करते हैं, तो वो किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ में कर लेते हैं। यानी कि मान लिया किसी अभ्यर्थी ने हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ में है, वो बीए कर ली और उसके बाद में वो जो एमए करता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कर लेता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बीए में आपकी सब्जेक्ट भी नहीं रहा। तो क्या ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो ऐसे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई मायने नहीं रखता है कि आपके बीए में कौन-सी सब्जेक्ट थी, लेकिन अगर पीजी में आपकी सोशियोलॉजी है, यानी कि समाजशास्त्र है या लोक प्रशासन है या इकोनॉमिक्स है, ठीक है? ये जो सब्जेक्ट अगर आपके इसमें
पीजी में रहे हैं यानी कि एमए आपने जो आपके अर्थशास्त्र के साथ में या समाजशास्त्र के साथ में या लोक प्रशासन के साथ में आपने की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है वो हो जाएँगे। लेकिन मैथ्स और सांख्यिकी वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मैथ्स के साथ में या स्टैटिस्टिक्स के साथ में आपने पीजी की है, तो आपके बीए में भी क्या होनी चाहिए यानी कि जो आपने की है ग्रेजुएशन की है, उस ग्रेजुएशन में कम से कम इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए या सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, वो होना चाहिए। ये केवल और केवल बाध्यता किसके लिए है? जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में पीजी की है या जिन्होंने मैथ्स के साथ में पीजी की है, मैथ्स सब्जेक्ट में पीजी की है, तो उनके बीए में एक जो सब्जेक्ट है या तो कौन-सा होना चाहिए? आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र होना चाहिए या है वो अर्थशास्त्र होना चाहिए। बाकी वाले चाहे कॉमर्स वाले हैं, अर्थशास्त्र है जिसके मैथमेटिक है या सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, तो उनमें अगर बात करें तो केवल मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए ये बाध्यता है बीए वाली, बाकी वाले की कोई बाध्यता नहीं है बीए में चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर बात करें लोक प्रशासन के साथ में एमए किया हुआ है तो वो आवेदन है वो कर सकेंगे। ठीक बात है। दूसरी इसमें योग्यता ये है कि आपके पास में मिनिमम आरएससीआईटी का क्या होना चाहिए, सर्टिफ़िकेट है वो होना चाहिए और इसके समकक्ष आपका कोई और इससे उच्च लेवल का सर्टिफ़िकेट है ओ लेवल जैसा, तो भी आप इसके लिए क्या है एलिजिबल हैं। लेकिन कम से कम ये 6 महीने का आरएससीआईटी का जो वीएमओयू कोटा के द्वारा करवाया जाता है, वो सर्टिफ़िकेट आपका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इन योग्यताओं के अलावा भी। ठीक बात है। इसके अलावा ये देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो तो आपको जानकारी होगी ही, तो ये कम से कम पढ़ना-लिखना जानता हो देवनागरी लिपि के और अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। दूसरी बात है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या कहता है, यानी कि कब तक आपकी एमए कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप सेकंड आपके एमए के फाइनल ईयर में अगर आप हैं, ठीक है? तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं? तो फाइनल ईयर वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम से 1 दिन पहले यानी कि मान लिया आपका 15 अक्टूबर 2025 को एग्ज़ाम है, तो 14 अक्टूबर 2025 तक की डेट में आपका रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। ये इसके लिए एक विशेष आपकी शर्त है। और बाकी फाइनल ईयर में अप्रिंग वाले इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि एग्ज़ाम साल भर में होगा और हम अभी आपके प्रथम वर्ष में है और आवेदन करेंगे तो प्रथम वर्ष वाले आवेदन नहीं कर पाएँगे, केवल फाइनल ईयर में अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। चाहे उनका रिज़ल्ट ना भी आया हुआ हो, तो भी वो आवेदन है वो कर सकेंगे। फिर आप कहेंगे सर उससे हमें क्या पता चलेगा कि सेकंड क्लास में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो वो कोई मायने नहीं रखता, आप अच्छी तैयारी करेंगे तो सेकंड क्लास के साथ में तो कम से कम हो ही जाएगा। अगर सेकंड क्लास के साथ में नहीं हो पाता है और आपने अपीयरिंग के रूप में आवेदन कर दिया है, तो भी कोई समस्या आपकी होने वाली नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी अगर आपने थर्ड क्लास में आपका जो ये पीजी हो रखा है, कंप्लीट हो रखा है और आपने आवेदन किया है, तो वो नियमों के विरुद्ध है, फिर आपके साथ में कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है, क्योंकि आप इसके लिए इस संबंध में एलिजिबल है वो नहीं है, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी देख कर के आवेदन करें। वेतनमान क्या रहेगा? तो वेतनमान इसमें बहुत ही अच्छा आपका पे लेवल है, एल 11th है, ग्रेड पे 4200 है, ठीक है? आयु सीमा की बात करते थे हैं, तो 1 जनवरी 2025 यानी कि बात करें 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी जो वैकेंसीज़ आएगी, उसकी जो एज लिमिट का जो कैलकुलेशन है, वो 1 जनवरी 2025 को होगा और 1 जनवरी 2025 के बाद में कोई भी वैकेंसी आएगी, 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक, उन सारी वैकेंसियों की जो आयु सीमा का निर्धारण है, वो अगले साल की पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी 2026 को है वो होगा। तो अब तक जितनी भी जो वैकेंसी 31 दिसंबर 2024 तक आएगी, तो उसमें आयु जो है उसकी जो गणना है, कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। इसके साथ-साथ में ये भर्ती लास्ट टाइम 2016 में हुई, बहुत समय है वो हो गया है। तो ऊपरी आयु सीमा में इसमें 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 43 ईयर है, उसमें कोई भी वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग अगर हम बात करें तो अलग-अलग जो आपकी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है। टोटल आपकी 13 कैटेगरियों में और भी ऊपरी आयु सीमा में छूट है वो दी गई है और इन छूट जो है इनमें से किसी एक छूट का आप लाभ ले सकते हैं। वो 43 ईयर है वो तो सभी के लिए है। 43 के साथ में प्लस आप इन 13 में से कोई भी एक है वो ऊपरी आयु सीमा में हो छूट है वो ले सकते हैं और इसके साथ में दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए ये जो 13 वाली है, ये भी साथ में काउंट हो जाएगी, 14 वाली जो है,
इस दिव्यांगजनों के लिए और है वो आपकी काउंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस आयु सीमा में है वो छूट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पेपर होगा, लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, कोई आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक जो पेपर है, वो आपका इसमें नहीं रहने वाला है। और दूसरी बात करें परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा के लिए इन्होंने अभी तक कोई बताया नहीं है, लेकिन आप आगामी 1 साल को टारगेट करके है वो चल सकते हैं। अक्टूबर 2025 में इसका एग्ज़ाम डेट आप मान कर के चलिए और लगभग अगले ही सप्ताह आरपीएससी के द्वारा इसका वो एक और कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारी और भी वैकेंसी अभी निकली है, तो उसका जो डेट इत्यादि है वो लगभग है वो साथ में आ जाएगा। तो अक्टूबर 2025 है, वो संभावित डेट आप मान कर के चलिएगा। ठीक बात है। आवेदन अवधि क्या रहेगी? तो 15 अक्टूबर से आपके आवेदन स्टार्ट है वो हो जाएँगे और 13 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से है वो कर पाएँगे। जो राजस्थान की आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी भर्तियों में ये सेम ही आपका प्रावधान है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फीस है, बाकी इस आवेदन के लिए आपकी कोई इसमें आपको फीस देने की आवश्यकता है वो नहीं है। दूसरी बात है परीक्षा का स्कीम क्या रहेगा, किस प्रकार से परीक्षा होगी? तो परीक्षा की बात करें तो इसमें प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय दिया हुआ है। कहने का मतलब है 2 पेपर होंगे, लेकिन पिछली बार भी एडवर्टाइज़मेंट में यही दिया हुआ था, लेकिन जब इनका सिलेबस जारी किया तो उन सिलेबस में ये प्रथम प्रश्न पत्र की जगह भाग ए और भाग बी है वो दिया हुआ था। एक ही पेपर हुआ था, 160 क्वेश्चन्स है वो उसमें पूछे गए थे और अब की बार भी आपका पूरा का पूरा पैटर्न है वो यही है, ठीक है? तो पेपर चाहे 2 हो या 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका वेटेज कितना रहेगा वो मुख्य रूप से फ़र्क पड़ता है। तो इसकी अगर बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन्स है वो 3 अंकों का होगा, तो इसमें आपके 60 क्वेश्चन्स है वो राजस्थान, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे। आपको करंट अफेयर्स इत्यादि पढ़ने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स से संबंधित आपको थोड़ी बहुत योजना पढ़नी है, जो भी आप कृषि पढ़ेंगे तो कृषि से संबंधित योजना, उद्योग पढ़ेंगे तो उद्योग से संबंधित योजना और राजस्थान की अर्थ जो आपकी मुख्य रूप से जो आर्थिक सर्वे है उनसे संबंधित आपके सवाल इसमें है वो पूछे जाएँगे। इसके लिए कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन डेडिकेशन के साथ में जो कोर्स अगर अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो राजस्थान कंप्लीट जो 180 अंकों का आपका मैटर है, इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर हम जल्द ही इसके लिए एक नया जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही अपडेटेड जो आंकड़े हैं, वो बेहतरीन तरीके से आपको हो प्राप्त होंगे, जो आपके आरएएस और अन्य राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा। और उसमें हम आपका जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट में भी बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो स्टडी मटेरियल है, वो भी कंपाइल करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डलवा देंगे, जिनकी आप प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छी तरीके से तैयारी है वो कर पाएँगे। तो वो भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसकी अगर बात करें तो ए का जो आपके है इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, 180 मार्क्स है वो इसका वेटेज रहेगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें 70 प्रश्न पूछे जाएँगे, या 20 प्रश्न और या 10 प्रश्न, ठीक है? तो 60 70 यानी कि 100 तो ये हो गए, ठीक है? और 60 ये, यानी कि ये जो बी पार्ट है इसके 100 क्वेश्चंस और ए पार्ट के 60 क्वेश्चंस। टोटल बात करें तो 160 क्वेश्चंस का 3 घंटे का जो पेपर होगा आपका, 3 घंटे का क्या है वो पेपर रहने वाला है। पिछली बार आपका इसी प्रकार से रहा था, 3 घंटे का जो पेपर था, ठीक है? और अब की बार अगर दोनों अलग-अलग पेपर करवाते हैं, तो भी है वो क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, इसका ऑफ़िशियल सिलेबस आएगा, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और इसका जो सिलेबस था, पिछली बार जो रहा, वही इसमें है वो रहने वाला है, तो उस पर भी मैं एक अलग सेशन करूँगा, आपको कंप्लीट जानकारी है वो दे दूँगा। ठीक बात है? तो दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र में प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक है वो दिए जाएँगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव है वो मार्किंग होगी। और प्रश्न पत्र पर द्वितीय यानी कि पाठ्यक्रम जो है, वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जल्द ही। इसके अलावा न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं, वो आपको दोनों प्रश्न पत्र या दोनों जो पार्ट है उसमें अलग-अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके लाने होंगे। जिसमें प्रत्येक जो आपके पार्ट है या पेपर है, इसमें कम से कम आपको कितना है 35% जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में या प्रत्येक जो सेक्शन है, इसमें आपको 35% है न्यूनतम लाने होंगे। और दोनों का एग्रीगेट रूप से आपको 40% जो मार्क्स है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। एससी-एसटी वर्ग के लिए इसमें 5% की आपकी है वो छूट है वो दी गई है, यानी कि एससी-एसटी वर्ग के जो आपके 30% जो हैं, ठीक है? 30% तो इसमें मिनिमम प्रत्येक पेपर में और 35% है उनको एग्रीगेट है वो लाने होंगे। ठीक बात है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी
बात करें तो ये कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएँगे जो मेनली पटवारी जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आयोजना की बात करें तो आयोजना में आपकी प्लानिंग से संबंधित जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, वो सवाल है वो इससे संबंधित पूछे जाएँगे। और सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स में माध्य, माध्यिका, बहुलक और डाटा का कलेक्शन है, डाटा का जो विशेष रूप से आपका क्लासिफिकेशन इत्यादि है, उससे संबंधित जो सवाल है, वो पूछे जाएँगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी योग्यता में तो सोशियोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। लेकिन सोशियोलॉजी और लोक प्रशासन के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ इसमें विशेष रूप से कोई आपका सम्मिलित है वो नहीं किया गया है। हाँ, ये मान सकते हैं आप जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसमें जो है वो थोड़े से आगे रहेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले और जो समाजशास्त्र वाले वो अभ्यर्थी है, वो थोड़े से उसमें आगे है वो जा सकते हैं। बाकी विशेष रूप से अगर बात करें, तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही दमदार आपका रहने वाला है विशेष रूप से। और बाकी इतना ज़्यादा कोई ये टफ भी नहीं है, जो आपकी मैथ्स इत्यादि इसमें नहीं आने वाली है। तो जो आपके सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी हैं, वो भी बहुत अच्छे से इसकी तैयारी वो कर सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए अलग एक सेशन करूँगा अगर आप कहेंगे तो, और उसमें कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल सारी जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यही इसमें इस भर्ती के संबंध में कंप्लीट जो जानकारी मैंने आप तक साझा करने का प्रयास किया, तो आप अच्छी तरीके से अगर आरएएस और सेकंड ग्रेड भर्तियों के साथ में भी इस भर्तियों की भी तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान को आपको बहुत ही अच्छा और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान हर भर्ती परीक्षा में है, वो आपका पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा खासा इसका वेटेज भी रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन आप आज ही इंस्टॉल करें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स है, कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं, वो भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएँगे और इन पेपरों का सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उन सॉल्यूशन को आप है वो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चल पाएगा और जो पढ़ाने वाले टीचर के बारे में भी पता चल पाएगा कि वो आपको जो कंटेंट दे रहा है, वो किस आधार पर, किस रूप में दे रहा है, वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी आप अच्छी तरीके से है वो समझ पाएँगे। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद और भी आपके इस भर्ती के संबंध में कोई क्वेरी हो, डाउट हो, उत्सुकता हो, तो आप कमेंट करके हो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ